इंडिया और नेपाल के रिश्ते सिर्फ डिप्लोमेसी के रिश्ते नहीं हैं। ये रिश्ता है हिस्ट्री, कल्चर, बॉर्डर, ट्रेड, फैमिलीज और इमोशन से जुड़ा हुआ। दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर है, लोग आते जाते हैं, काम करते हैं, शादियां होती हैं, बिजनेस होता है और रिलीजियस कनेक्शन भी बहुत गहरे हैं। लेकिन आज काठमांडू बदल रहा है। नेपाल की पॉलिटिक्स में नए चेहरे आए हैं। यंग वोटर्स, जेंजी मूवमेंट, करप्शन के खिलाफ आवाज और ट्रेडिशनल पार्टीज से फ्रस्ट्रेशन, इन सब ने नेपाल की पॉलिटिक्स को एक नए डायरेक्शन में धकेल दिया है। और इसी बदलते नेपाल के सामने इंडिया को एक नया सवाल फेस करना पड़ रहा है। क्या इंडिया नेपाल के साथ पुराने तरीके से डील करेगा या नए काठमांडू को नए रिस्पेक्ट के साथ समझेगा? नेपाल में पहले इंडिया ज्यादातर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर के साथ डील करता था। ये वो लीडर थे जो कई सालों से पॉलिटिक्स में एक्टिव थे और जो बार बार गवर्नमेंट गिराते या फिर बनाते थे। लेकिन अब सीन बदल चुका है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी एक नए पॉलिटिकल फोर्स के रूप में सामने आई है। इस पार्टी के राइज के पीछे नेपाल की यंग वोटर्स का एक बड़ा रोल है। बैलेन शाह, जिसे लोग बैलेन शाह के नाम से भी जानते हैं, एक रैपर से पॉलिटिशियन बने। उनकी इमेज एक एंटी करप्शन, मॉडर्न और यूथ फ्रेंडली लीडर की है। उनकी लीडरशिप में नेपाल की पार्लियामेंट भी यंग दिखती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से काफी लॉ मेकर्स 40 साल से कम एज के हैं। मतलब नेपाल की पॉलिटिक्स में अब सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, यूथ एनर्जी भी इंपॉर्टेंट हो गई है। ये इंडिया के लिए एक नया चैलेंज है, क्योंकि न्यू दिल्ली को अब उन लीडर के साथ काम करना है जो पुराने डिप्लोमेटिक रूल को फॉलो नहीं करते। बैलेन शाह ने शुरू से एक अलग डिप्लोमेटिक स्टाइल दिखाया। उन्होंने कहा कि वो अपने रैंक से नीचे के ऑफिशियल या मिनिस्टर से इंडिविजुअल मीटिंग नहीं करेंगे और वो सिर्फ हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट से ही मिलना पसंद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले एक साल में वो कोई फॉरेन ट्रिप नहीं करेंगे, क्योंकि उनका फोकस नेपाल की डोमेस्टिक गवर्नेंस एजेंडा पर है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो बैलेन शाह दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पहले वो घर ठीक करेंगे, फिर बाहर की डिप्लोमेसी। लेकिन डिप्लोमेसी में साइलेंस भी एक मैसेज होता है। जब प्राइम मिनिस्टर लेवल मीटिंग नहीं होती, जब फॉरेन सेक्रेटरी विजिट डिले होता है, जब डायरेक्ट इन्विटेशन मिलिटराइज होता है, तब दोनों कंट्रीज के बीच डिप्लोमेटिक डेडलॉक क्रिएट होने लगता है। इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए रबी का इंडिया विजिट इंपॉर्टेंट बन गया। रबी नेपाल की रूलिंग पार्टी आरएसपी के चीफ है। नेपाल की न्यू गवर्नमेंट पे उनका पॉलिटिकल वेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया ने उनको बीजेपी के पार्टी लेवल एंगेजमेंट के लिए इन्वाइट किया। ये विजिट ऑफिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट विजिट नहीं था, लेकिन इनका डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात करी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी उनसे मीटिंग की और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी उनसे मुलाकात करी। नॉर्मली अमित शाह फॉरेन लीडर या एनवॉय से फ्रिक्वेंटली नहीं मिलते, इसलिए ये मीटिंग सिग्नल देती है कि इंडिया नेपाल के नए पॉलिटिकल लीडर को सीरियसली ले रहा है। पीएम मोदी ने मैसेज दिया कि नेपाल इंडिया का प्रायोरिटी पार्टनर है। इसका मतलब सिंपल है, इंडिया नेपाल को इग्नोर नहीं कर सकता। नेपाल इंडिया के नेबरहुड स्ट्रेटजी का सेंट्रल पार्ट है। रबी की इंडिया विजिट एक सेंसिटिव मूवमेंट भी हुई। कुछ दिन पहले ही बैलेन शाह ने इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने चाइना और यूनाइटेड किंगडम को इन्वॉल्व करने की बात कही। इंडिया ने तुरंत क्लियर कर दिया कि इंडिया नेपाल बॉर्डर में किसी थर्ड पार्टी का रोल नहीं होगा। ये इशू नया नहीं है। इंडिया और नेपाल के बीच काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा जैसे एरियाज को लेकर लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट रहा है। नेपाल के लिए सॉवरेनिटी का इशू है, लेकिन इंडिया के लिए ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी का इशू है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राबी ने मोदी से मिलने के बाद बॉर्डर डिस्प्यूट पर एग्रेसिव टोन यूज नहीं किया। उन्होंने डेवलपमेंट डिप्लोमेसी की बात की। उन्होंने शेयर्ड सिविलाइजेशन बॉन्ड, डिजिटल कॉरिडोर, सीमलेस कनेक्टिविटी और म्यूचुअल ट्रस्ट की बात की। ये मैसेज था कि नेपाल की न्यू लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहती है। डेवलपमेंट डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि दोनों कंट्रीज पॉलिटिकल आर्गुमेंट के बजाय प्रैक्टिकल कोऑपरेशन पर फोकस करें। फॉर एग्जांपल, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इजी हो सकता है। रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी से बिजनेस और टूरिज्म ग्रो कर सकता है। हाइड्रो पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड कोऑपरेशन से नेपाल की इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है। इंडिया के लिए भी नेपाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल इंडिया का क्लोज नेबर है, बफर जोन है, कल्चर पार्टनर है और स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है। अगर इंडिया नेपाल के साथ डेवलपमेंट बेस्ड पार्टनरशिप बिल्ड करता है तो ट्रस्ट नेचुरली इंप्रूव हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा तो नेपाल के यूथ के बीच एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ सकता है। इंडिया नेपाल रिलेशनशिप में एक इमोशनल प्रॉब्लम भी है। नेपाल के कुछ लोग इंडिया को बिग ब्रदर के रूप में देखते हैं। यहाँ बिग ब्रदर का मतलब पॉजिटिव नहीं होता। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा बड़ा देश जो छोटे देश पर प्रेशर बनाता है। 2015 में जब नेपाल अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहा था, तब इंडिया ने मधेश राइट्स को लेकर कंसर्न राइज किया। उस टाइम नेपाल बॉर्डर पर एक
अनऑफिशियल ब्लॉकेड जैसी सिचुएशन भी बनी, जो नेपाल के लोगों के लिए एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था। उस इंसिडेंट ने नेपाल के लार्ज सेक्शन में इंडिया के प्रति रिसेंटमेंट क्रिएट किया। इंडिया खुद को एल्डर ब्रदर के रूप में प्रोजेक्ट करता है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल, सपोर्टिव और केयरिंग नेबर। लेकिन नेपाल की यंग जनरेशन के लिए वर्ड से ज्यादा एक्शन मैटर करते हैं। आज इंडिया के सामने चैलेंज है, नेपाल को गाइड करना है, कंट्रोल नहीं। सपोर्ट करना है, डोमिनेट नहीं। रिस्पेक्ट देना है, लेक्चर नहीं। इंडिया नेपाल रिलेशन को समझने के लिए चाइना फैक्टर इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेपाल ज्योग्राफी के हिसाब से इंडिया और चाइना के बीच सैंडविच है। नेपाल के लीडर कभी कभी चाइना कार्ड यूज करते हैं ताकि इंडिया के साथ नेगोशिएशन में बैलेंस बना सके। चाइना भी काठमांडू में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स, बॉर्डर इशू और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के थ्रू बीजिंग नेपाल में डीपर रोल प्ले करना चाहता है। इंडिया के लिए कंसर्न ये है कि अगर नेपाल के यूथ के बीच इंडिया को बुली समझा गया तो चाइना उस सेंटीमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इसलिए इंडिया को नेपाल के साथ केयरफुली, मैच्योर और रिस्पेक्टफुल डिप्लोमेसी करनी होगी। इंडिया को ये प्रूव करना होगा कि वो नेपाल का प्रेशर पॉइंट नहीं है, डेवलपमेंट पार्टनर है। नए काठमांडू के साथ इंडिया को कुछ चीजें क्लियरली समझनी होगी। पहली बात, नेपाल की न्यू जनरेशन ओल्ड स्टाइल डिप्लोमेसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरी बात, नेपाल की सॉवरेनिटी को ओपनली रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तीसरी बात, इंडिया को नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स में ओवर इन्वॉल्व दिखाना अवॉइड करना होगा। चौथी बात, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फास्ट डिलीवर करने होंगे क्योंकि यंग वोटर्स प्रॉमिस से ज्यादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। पांचवी बात, बॉर्डर इशू को इमोशनल स्लोगन्स से नहीं, कोई डिप्लोमेसी से हैंडल करना होगा। इंडिया के पास एडवांटेज भी है। इंडिया और नेपाल के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ट्रेड स्ट्रांग है, डेवलपमेंट लिंक स्ट्रांग है, टूरिज्म स्ट्रांग है, रिलीजियस और कल्चरल बॉन्ड भी डीप है। लेकिन स्ट्रांग टाइज ऑटोमेटिक ट्रस्ट गारंटी नहीं करते। ट्रस्ट को हर जनरेशन के साथ दोबारा बिल्ड करना होता है। नेपाल बदल रहा है, काठमांडू में नए लीडर्स हैं, नए वोटर्स हैं, नए एक्सपेक्टेशन हैं। इंडिया के लिए ये एक वार्निंग भी है और अपॉर्चुनिटी भी। वार्निंग इसलिए क्योंकि अगर इंडिया नेपाल को ओल्ड माइंडसेट से दिखेगा तो डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि अगर इंडिया नेपाल को इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट करेगा तो दोनों कंट्रीज मिलकर एक मॉडर्न, कनेक्टेड और स्टेबल साउथ एशिया बिल्ड कर सकते हैं। आज इंडिया को नेपाल के साथ सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, साइकोलॉजी भी नेगोशिएट करनी है। नेपाल के यूथ को ये फील होना चाहिए कि इंडिया उनका बुली नहीं, उनका पार्टनर है। इंडिया को बिग ब्रदर नहीं बनना, इंडिया को एल्डर ब्रदर भी नहीं बनना। शायद अब वक्त आ गया है कि इंडिया नेपाल के साथ एक और बेटर आइडेंटिटी चूज करे, इक्वल पार्टनर, ट्रस्टेड नेबर और शेयर्ड फ्यूचर का साथी। ओल्ड टाइज अब स्ट्रांग नहीं है, लेकिन न्यू काठमांडू समझने के लिए न्यू दिल्ली को नए तरीके से सोचना होगा। दैट इज द रियल नेगोशिएशन दैट इंडिया नाउ नीड्स विद नेपाल।